क्लासेस में हमने कौन से टॉपिक लेकर आए थे? अब साइलेंट नोट, इसकी विमा, मात्रक और मान। ठीक है, विमा क्लियर हो गई थी, मात्रक क्लियर हो गया था और मान कितना निकला था? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, ये निकालना आ गया सबको? ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है जो कि इसी यूनिट के इसी लेसन का आगे का है और ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, लेकिन इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। आप लोगों में से कितने लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं? बताइए, गूगल की डिफिनेशन हो या फिर ऐसे बुक से पढ़ी हुई हो। चलो जोशी जी आप बताओ, विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या होती है? किसी क्षेत्र में रखे गए आवेश पर जब कोई बल कार्य करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो वहाँ पे क्षेत्र। बैठो, आप बताओ खान साहब, विद्युत क्षेत्र। अब डिफिनेशन मत बताना, मैं पूछ लूँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो क्या बताओगे? किसी विद्युत के ऊपर कोई आवेश रखा है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलो बैठो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है, सबसे पहले अगर ये बता दिया जाता है कि अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र हो या ना हो, अगर कोई आवेशित कण है, कोई आवेशित क्या है? कण है, और इसको कहीं पर रखने पर अगर इस पर कोई बल कार्य कर रहा है, कोई बल कार्य करने लगता है, ठीक है, मतलब ये एक आवेशित कण है और इसको एक फिक्स जगह पर रखा गया है और इस पर अगर कोई कौन सा बल? दो, आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर ये दो बल इस पर कार्य करने लगते हैं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है। समझ गए? हम मान लेते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन में भी यही मेंशन किया गया है कि कण के चारों ओर कोई क्षेत्र होता है जिसके कारण इस पर बल का प्रभाव पड़ता है, वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर कहीं पर किसी कण को रखने पर उस कण पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का असर होता है तो हम मान लेते हैं कि उसके आसपास विद्युत क्षेत्र है, या वो जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र पहले इसका नाम नहीं दिया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नाम है, विद्युत क्षेत्र पहले नाम नहीं दिया गया था, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था। तो सर फैराडे ने, सर माइकल फैराडे, इनको जानते हैं आप, 10th में पढ़ा होगा। माइकल फैराडे ने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है इसको रिप्रेजेंट किया था कि ये एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में इन्होंने ये बताया कि अगर कोई कण है, ठीक है, वो आवेशित है और उसको कहीं पर रखा गया है और वो किसी अन्य बल का, वो फिर आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उसको अगर महसूस करता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, तो अब विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब तो आप जानते हैं, विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब पीछे क्लास में जान चुके हैं ना, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये क्लियर कर लेते हैं कि पहले हम आपकी बुक की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या दी गई, परिभाषा क्या दे दी गई? परिभाषा आपकी दे दी गई कि किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य कण को रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपसे अगर पूछ लें कि विद्युत क्षेत्र होता क्यों है, ये कभी आपने फील किया है क्यों होता है? कहाँ से आता है विद्युत क्षेत्र? बताइए। अगर आप तो अभी पढ़ रहे हैं ना विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, और ये आवेशित कण के कारण भी होता है, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये आता कहाँ से? विद्युत क्षेत्र कहाँ से आता है बताइए? ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट दिया था, 10th में भी आपने पढ़ा होगा डायनामो वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स
में परिवर्तन जब होता है, क्या होता है? समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। ये कौन सी घटना है? ये कौन सी घटना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब विद्युत का जो लक्षण है, विद्युत की जो क्वालिटी है, वो किसके कारण आई? चुंबक के मोमेंटम के कारण, चुंबकीय फ्लक्स के लगातार बदलने के कारण। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, कॉइल वगैरह फिट करके, डायनामो उसी बेस पे तो है, ठीक है। तो जब आप किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रो कैरियर फोर्स या इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स, ठीक है ना। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और फिर परिपथ में क्या बहने लगती है? धारा। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण होता है, ठीक है। तो समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम विद्युत क्षेत्र को जन्म दे सकते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र किसी आवेशित कण के कारण भी होता है। और इसको फैराडे ने बताया कि मान लीजिए अगर आवेशित कण है, आवेशित कण, आवेशित कण है, ठीक है। तो मान लीजिए प्लस है, अगर वो प्लस है तो इससे वैद्युत तरंगें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? क्यों भाई? निकलेंगी कि प्रवेश करेंगी? धनावेश से निकलती है ना, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि अभी ये आवेशित कण है, तो ये कौन सा आवेशित कण है? ये धन आवेशित कण है, ठीक है। तो धन आवेशित कण है तो इसका मतलब आवेशित कण में ये धन आवेशित है, ठीक, और बहुत दूर, कितना? बहुत दूर एक ऋण आवेशित कण है। तो इसमें तरंगे क्या करेंगी? प्रवेश करेंगी। इसमें तरंगे प्रवेश करेंगी। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल से ये निकलती हैं तरंगे और नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो ये एक धन आवेशित कण है और ये एक ऋण आवेशित कण है। हम पढ़ क्या रहे हैं? विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। ये एक धन आवेशित कण है और ये एक ऋण आवेशित कण है। तो इसके एक्सपेरिमेंट में ये फैराडे ने देखा था और उन्होंने बताया कि धन आवेशित कण से तरंगे निकलती हैं और ऋण आवेशित उनको क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना, उसके अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक। विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब आपको पता है कि घर्षण के कारण जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पदार्थ में कौन सा गुण आ जाता है? पदार्थ में कौन सा गुण? छोटे छोटे कणों को चिपकने का लक्षण आ जाता है ना। और यही लक्षण क्या? आवेशित होने की मतलब क्वालिटी है कि ये कण आवेशित हो चुका है, और आवेशित होने का मतलब वो वैद्युत में हो चुका है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जब फैराडे ने बताया तो उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव है इसको अगर अकेले रखा जाए तो इससे धन आवेशित तरंगें निकलती हैं, और बहुत दूर पर कोई ऋण आवेशित अगर रखा हुआ है तो इसमें ऋण आवेशित तरंगें प्रवेश करती हैं। लेकिन अब बहुत दूर ना करके इनको क्या कर दिया जाए? पास पास अगर कर लिया जाए, इनको क्या कर लिया जाए? पास पास कर लिया जाए। तो हम यहाँ पर एक छोटे से फिगर में आपको बताते हैं कि अगर ये पास पास होते तो क्या होता। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें तरंगें आएंगी, इसमें भी आएंगी, इसमें भी आएंगी और इसमें भी। तो ये नेगेटिव क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा? निकालेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये कौन सी कंडीशन है? दूर होने की कंडीशन है। तो देखिए पॉजिटिव से तरंगें क्या हो रही हैं? निकल रही हैं, और नेगेटिव में
प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। अभी ये कौन सी कंडीशन थी, दूर दूर। अगर ये पास आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को क्या होता है, तरंगे निकाल रहा है, और नेगेटिव क्या होता है, तरंगे ग्रहण कर रहा है। तो अगर ये करीब आएंगे तो क्या होगा, ये तरंगे मुड़ेंगी, ये तरंगे मुड़ेंगी, और ये तरंगे देखिए मुड़ेंगी ना, मुड़ेंगी। तो इस तरीके से ये एक बॉन्डिंग होगी जो दोनों के बीच बनेगी। और ये जो तरंगे सीधी निकल रही है ना, ये अब सीधी ना होकर के इधर घूमने की कोशिश करेंगी, और ये जो प्रवेश कर रही है ना सीधे, ये सीधे प्रवेश ना करके उल्टा इधर से ऐसे प्रवेश करना शुरू करेंगी। आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब ये करीब लाए गए तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये वेव जो हैं पॉजिटिव से किधर जा रही हैं, निगेटिव। और फिर जो सीधे निकल रही थी उसमें भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाएगा। जो तो सीधे निकल रहा है उसमें ये नहीं कि इसमें, इनके बीच में भी जाएंगी, ये पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगी। और ये जो तरंगे सीधे आ रही थी वो थोड़ा टेढ़ा होकर आना शुरू करेंगी, तो कहीं ना कहीं ये एक रूप बन जाएगा। ये दूर है और ये भी दूर है, और ये क्या है, पास पास। तो अब आप ये देखिए कि इस पॉजिटिव के पास, सपोज कीजिए कि नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है और नहीं पता है कि ये निगेटिव है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में अगर आप एक कण के पास दूसरे कण को लाते हैं और ऐसा एक्सपेरिमेंट में हम कुछ देखते हैं, तो जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है वो क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक क्या कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से ये निकलना शुरू हुई और निगेटिव में जा रही हैं। तो अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर ये समझ में आया। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हों तो क्या होगा, तरंगे निकल रही है ना, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, ये भागेंगे अपने आप से, क्योंकि विपरीत आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं ना। तो क्या ये पास आना चाहेंगे, दोनों से निकल रहे हैं, ये जो सीधी लाइन है कभी पास नहीं आएगी, ये दूसरे से एक दूसरे क्या करेगी, तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस चार्ज से इस चार्ज में कोई बॉन्ड बन रहा है, नहीं। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट में एक बात ये समझ में आ गई कि दोनों आवेश, दो आवेश एक दूसरे को बिना टच किए, बिना छुए एक दूसरे पर एक बल लगा सकते हैं, ठीक है। और यही आसपास का जो क्षेत्र है वैद्युतमय हो जाता है, और यहाँ पर हमें एक बल का आभास होता है, ठीक है। एक बल का आभास होता है कि अगर किसी अन्य चीज़ को यहाँ पर रखा जाएगा, किसी अन्य आवेशित वस्तु को रखा जाएगा तो उस पर भी इसका असर होगा, ठीक है। और यही फिर क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर कोई आवेशित कण कहीं पर रखा है तो वो अपने आसपास चारों ओर कितनी दूरी तक वैद्युत बल के प्रभाव को दिखा सकता है, वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इसकी थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो अब डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, किसी आवेशित कण का या किसी आवेशित कण या कणों के समूह का, ये नहीं कि केवल एक ही कण का होगा, समूह का भी हो सकता है ना। जब कण के पास है तो क्या उसके समूह के पास नहीं होगा, ठीक है। तो किसी कण, डेफिनेशन अगर लिखनी है तो किसी कण या किसी कणों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण वैद्युत बल का प्रभाव महसूस करे। वैद्युत बल मतलब आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया। शॉर्टकट में डेफिनेशन आप पढ़ लेते हैं, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर किसी अन्य वस्तु को रखने पर वह वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपसे एग्जाम में आप गए, टीचर ने पूछ लिया बेटा वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं,
डेफिनेशन तो आपको एकदम रट्टा मार के याद कर रखे हो ना, लेकिन अगर टीचर ने पूछ लिया बेटा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताओ तो बता दिए, तो आप जब रटना शुरू कर देंगे बोलेगा रुको रुको रुको, ये डेफिनेशन मत बताओ, थोड़ा समझाओ विद्युत क्षेत्र क्या होता है और ये विद्युत क्षेत्र क्यों होता है। तो आप बात को ले आएंगे कि सर आवेशित कण के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, कैसे पाया जाता है, तो फैराडे ने इसके बारे में बताया था। तब आप समझाना शुरू करोगे ना कि सर आवेशित कण, कण आवेशित कैसे मान लेते, कैसे आवेशित होता है, तब उनको बताओगे कि कण कोई आवेशित कैसे होता है। ठीक है, घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन पलायन करता है तो वस्तु में जो लक्षण आ जाता है उससे उसे हम आवेशित होना कहते हैं। ठीक है, और जब कोई आवेशित कण रखा जाता है तो उसके चारों ओर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है जिसके कारण एक क्षेत्र बनता है, और उस क्षेत्र में कोई दूसरी वस्तु अगर प्रवेश करती है तो वो उस कण के बल को महसूस करती है, और उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और जो लगने वाला बल होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। ठीक, और इस बल को किसने खोजा था, कूलाम ने खोजा था। ठीक है ना, और इसकी थ्योरी देखो, विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था, लेकिन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की थ्योरी को किसने दिया, कूलाम ने दिया था। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में भी कूलाम ने बताया और फैराडे ने भी अपने विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो इन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, बस इन्होंने इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आगे चल के क्या होता है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब आगे क्या पढ़ेंगे, और हाँ ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो अगर इसमें दिशा भी है और इसका परिमाण भी है, ठीक है, तो ये क्या होगी, यह एक सदिश राशि होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र आपका क्लियर हो गया, कुछ पूछना है, किसी के पास क्वेश्चन है कोई? हाँ पूछिए, क्या बात है, क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से ही क्यों निकल रही, पॉजिटिव से? हाँ ये बिल्कुल सही पूछा आपने, लेकिन हमने आपसे क्या कहा, अभी चल रहा है कॉन्सेप्ट कौन सा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अभी वो टॉपिक पढ़ाना बाकी है, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो उसको हम क्लियर करते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी में पूछो, केवल विद्युत क्षेत्र का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, विद्युत क्षेत्र में ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हुआ, नहीं, बैठो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ेंगे। विद्युत जानते हैं आप, ठीक है, क्षेत्र भी जानते हैं, तीव्रता का मतलब क्या होता है, विद्युत का मतलब जानते हैं, ऐसी क्वालिटी जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है, वो विद्युत होता है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण वस्तु के चारों ओर कितनी दूर तक है, वो क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है। तीव्रता किसे कहते हैं, क्षमता। विद्युत क्षेत्र जब होगा तो ये किसी आवेशित कण के कारण होगा, क्यों, विद्युत क्षेत्र जब होगा तो ये किसी आवेशित कण के कारण बनेगा। ठीक है, तो जब विद्युत क्षेत्र बनेगा तो उस विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरी आवेशित वस्तु को लाने पर उस वस्तु पर क्या कार्य करेगा, एक बल लगेगा, तो वो बल कितनी तेजी से लग रहा है, ठीक है, और लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस चीज का जो परिमाण होता है वो क्या होती है, तीव्रता होती है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले हम आपको एक हेडिंग और पढ़ाएंगे। अच्छा एक चीज ये बता देते हैं कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, कोई आवेश वहां पर रखा है नहीं है, ये पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा? आपके घरों में बिजली आ रही है, मान लीजिए सारे बल्ब ऑफ हैं, ठीक है, इंडिकेटर भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, लेकिन कहीं पर लाइट है या नहीं है, मतलब सर्किट में लाइट रन कर रही कि नहीं कर रही, ये कैसे चेक करेंगे आप? टेस्टर से। तो घर में चेक करने के लिए उसके आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए हमारे पास एक क्या है, क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने से पहले हम पता करेंगे कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश के बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यह एक धन आवेशित कण होता है, समझे? परीक्षण आवेश हमेशा क्या होगा, धन आवेशित होता है। ठीक है, दूसरा, इसकी तीव्रता बहुत सूक्ष्म होती है। ठीक है,
और जैसा कि इसका नाम है, यह परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पहले परीक्षण आवेश के बारे में सुन लेंगे कि क्या होता है, और इसको प्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट क्यू नॉट से। किससे? क्यू नॉट से। तो यह एक धन आवेशित कण होता है, ठीक, और इसकी तीव्रता बहुत ही सूक्ष्म होती है और यह परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल ये आना चाहिए कि इसकी तीव्रता बहुत सूक्ष्म क्यों होती है, क्यों ऐसा लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई, तो इसका ये परीक्षण करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ चार्ज के बारे में। अब वैद्युत है तो वैद्युत के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो वैद्युत के परीक्षण के लिए जब परीक्षण आवेश का प्रयोग किया जाता है तो इसकी तीव्रता सबसे कम या बहुत ही सूक्ष्म इसलिए होती है कि अगर मान लीजिए कोई तीव्रता वाला एरिया है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, किसी आवेश के कारण है, तो अगर हम परीक्षण आवेश को इसके अंदर लाएंगे तो ये अधिक ये तीव्रता वाले ना, ये जो बिंदु आवेश है Q, इसकी तीव्रता कुछ है, कुछ का मतलब इतनी ज़्यादा है कि ये आपको परेशान भी कर सकता है। ठीक, और हमने इसको मेज़र कर लिया कि हाँ ये कितनी है। तो अगर हम परीक्षण आवेश को ले आएंगे इस एरिया के अंदर, तो अगर इस परीक्षण आवेश की भी तीव्रता कुछ ज़्यादा होगी तो ये Q नॉट की तीव्रता Q के तीव्रता को परेशान नहीं करेगी, कर देगी ना। इसका मतलब ये है कि अगर Q नॉट की तीव्रता कुछ ज़्यादा होगी तो जिसका चेकअप हम करने जा रहे हैं उसकी तीव्रता को परेशान कर देगी, तो फिर इसकी एक्चुअल जो तीव्रता होती है उसको हम गणना नहीं कर पाएंगे। समझ गए? उसकी गणना हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए परीक्षण आवेश की तीव्रता बहुत अल्प होती है, जिससे कि सामने वाले आवेश की तीव्रता पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक, अब पढ़ते हैं परीक्षण आवेश। आप समझ गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुआ? परीक्षण आवेश के लिए क्यू नॉट लेते हैं। क्यू नॉट परीक्षण आवेश के लिए क्यू नॉट का मतलब, जैसे आप देखिए अपसाइलन नॉट होता है, तो इस अपसाइलन का मतलब होता है वैद्युतशीलता। ये नॉट लगा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? माध्यम शून्य है। माध्यम क्या है? शून्य है। तो इसका सीधा मतलब है कि निर्वात में वैद्युतशीलता। तो निर्वात का मतलब जहाँ कुछ नहीं हो, ना के बराबर माध्यम हो। माध्यम कहाँ हो? ना के बराबर हो। तो किसी आवेश को अगर प्रदर्शित किया जाता है तो किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से, चाहे प्लस या माइनस। तो इसका मतलब कि अगर क्यू से लिखा गया है तो इसकी कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर क्यू नॉट लिख दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू ना के बराबर है। समझ गए? इसकी वैल्यू क्या है? ना के बराबर। अगर आपके कमरे में जैसे एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड, ठीक है, तो आपके यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है और एक सॉकेट लगा हुआ, उसके बीच में एक इंडिकेटर लगा हुआ है, लाल रंग का जलता रहता है ना। तो आप बताइए, इंडिकेटर का नाम से ही बता रहा है, इंडिकेटर, संकेतक, ठीक है ना। तो आपके कमरे में उजाला एलईडी से होगा कि इंडिकेटर से होगा? किससे होगा? एलईडी से होगा ना। तो ये फिर इंडिकेटर क्यों लगा रखा है? बताने के लिए ना। तो बस इनका काम भी यही है, ये बताने के लिए हैं, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके बोर्ड में लगा हुआ इंडिकेटर सिर्फ इस बात का संकेत करता है कि परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है, धारा का प्रवाह है, लाइट आ रही है, ठीक है, ये नहीं। और इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत लो होता है, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत लो होता है। क्यू नॉट के बराबर करंट अगर आपको थोड़ा सा टॉर्चर करता भी है तो आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इस जो बहुत अति सूक्ष्म आवेश होता है जो केवल चेकअप करने के काम आ सकता है, ठीक है। इससे हम ना तो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ना किसी और बल्ब को जला सकते हैं, उतनी पावर इसके पास नहीं होती। तो नॉट का सीधा मतलब है ना के बराबर, बिल्कुल शून्य के करीब, शून्य नहीं लेकिन शून्य के बिल्कुल करीब, जो केवल बता सके कि हाँ मैं हूँ तो, लेकिन मेरी वजह से कोई वैल्यू नहीं है कि कोई फर्क पड़ेगा किसी को, बस मैं कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। तो एलईडी का जो कार्य है वो वोल्टेज कुछ लेती है, लेकिन अगर आप देखें कि ये क्यू नॉट कितना वोल्टेज लेगा, इंडिकेटर कितने वोल्ट का लेना चाहिए, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए परीक्षण आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू नॉट से। मतलब आवेश ऐसा है जो ना के बराबर है, केवल नाम का है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता के बारे में बैठो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे बताइए।
वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, तो तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी, ऐसे लिखने में टाइम लगेगा, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, कौन सा? अज्ञात, अज्ञात वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब पता नहीं है कि किसकी वजह से है, पता नहीं किसकी वजह से है, ठीक है ना, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहां पर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, या मान लेते हैं कि क्यू की वजह से है, अज्ञात हटा देते हैं, क्यू की वजह से यह वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और इसमें हम, और इसकी कुछ तीव्रता भी है, लेकिन अभी तीव्रता के बारे में तो हमें पढ़ना ही है कि तीव्रता होती क्या है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि एक Q1 आवेश है, स्टार्टिंग से पढ़िएगा, ठीक है, एक Q1 आवेश है, Q आवेश है, और इसके चारों ओर इसकी वजह से एक वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके भीतर, इसके अंदर चेकअप करने कौन आएगा? Q0 आएगा। तो इसके अंदर किसी बिंदु पर हमने Q0 को रख दिया लाके, तो बताइए Q0 जैसे अभी यहाँ बाहर है, तो Q0 क्या बताएगा कि यहाँ आसपास कोई वैद्युत क्षेत्र है? बताएगा? क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इस पर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का असर हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, जैसे इसके अंदर आएगा, तो इस पर कोई ना कोई बल कार्य करना शुरू करेगा। क्यों? और जैसे इस पर बल कार्य करेगा, तो ये क्या करेगा? उसकी रीडिंग दे देगा। क्यों? रीडिंग देगा ना, मतलब बता देगा कि मेरे ऊपर बल कार्य कर रहा है और कितना कार्य कर रहा है। तो इसके ऊपर जो बल कार्य करेगा वो इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से कार्य करेगा, क्योंकि ये रेंज में आ गया है। और ये वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से है? इस आवेश की वजह से है। तो इस रेंज में जब आएगा तो इस पर एक वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। लेकिन अगर ये आपको दिखाई ना दे रहा हो, ना हो, ठीक है, ऐसा हो, तो ये एक अज्ञात वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और इसमें अगर हम आप परीक्षण आवेश को लाएंगे तो परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा, परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा। तो उसी बल के परिमाण को, किसके परिमाण को? बल के परिमाण को ही उस बिंदु की क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए? उस बल के परिमाण को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बोलेंगे सर आपकी Q0 है, तो मैंने क्या पहले ही बता दिया था कि Q0 आवेश ऐसा है कि इसकी स्वयं की तीव्रता बहुत ही शून्य के करीब होती है, जिसकी वजह से इस बड़े वैद्युत क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं। ठीक है, तो परीक्षण आवेश इसको चेक करने जाएगा Q0, तो इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, और उसी बल के परिमाण को ही हम, अगर हम परीक्षण आवेश को मान लें कि E बराबर Q बराबर यूनिट लग रहा है, मतलब 1 कूलाम है, हमने इसको बहुत ज़्यादा ही मान लिया, लेकिन Q बराबर हमने नॉट बराबर 1 मान लिया, तो E बराबर F हो जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें लाए गए किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर ही होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या दे देंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। आई समझ में बात? ठीक है, अब इसकी दिशा भी होती है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। ठीक है, तो यह भी एक सदिश राशि हो जाएगी। तो E बराबर F/Q0। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सस्ते न से, कौन बोला? कूलाम। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। तो विमा तो आप निकाल लेंगे कूलाम की, Q बराबर IT से AT हो जाएगा, और न्यूटन का MLT की पावर -2 ऊपर नीचे ट्रांसफर कर दीजिएगा, विमा भी निकल आएगी। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर। मतलब दूरी के साथ भी होगा ना, तीव्रता क्या होती है? जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे, जितना ओरिजिन पॉइंट के करीब आओगे, तीव्रता उस पर ज़्यादा असर डालती चली जाएगी, बल उतना तेज लगेगा। ठीक है, जितना दूर जाओगे बल उतना कम लगेगा। तो वोल्टेज मीटर के अकॉर्डिंग क्या होगा? वोल्टेज उतना बढ़ेगा जितना दूरी क्या होगी?
कम होगी। ठीक, तो डेफिनेशन आपको ऐसे बोलनी पड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? फार्मूले से क्या लग रहा है कि अज्ञात वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले बल की तीव्रता और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, और अगर ऐसे बोल दिया जाए, वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीधा मतलब ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र में अनजान हो वैद्युत क्षेत्र या आपको पता हो कि किसका वैद्युत क्षेत्र है, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को ही उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण उस बिंदु पर कितना तीव्र काम कर रहा है, उसी परिमाण को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गया? पूछना है कुछ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो बताइए। कुछ नहीं पूछना? ठीक है, चलिए अगले दिन अगली हेडिंग देखते हैं। ठीक है।